चलें जी, अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। हमने स्ट्रैटेजी का पूरा मुकम्मल रिवीजन किया और 2 अल्हम्दुलिल्लाह सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस किए इसके ऊपर। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड सेगमेंट विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस ई मार्केटिंग, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, देखो तुम्हारे सिलेबस के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र है, ये 2 एस्पेक्ट्स को अपने अंदर कवर करता है। एक है आपकी प्योर टेक्निकल साइड। प्योर टेक्निकल साइड के अंदर देखोगे तो वो नेटवर्क लेयर्स वाली बात और वो सारी बात इसके अंदर मौजूद है, और दूसरी बात यहाँ पे कंट्रोल्स वाली मौजूद है, जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ठीक है, जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ये वो एरिया है जो इतना ज्यादा स्टूडेंट्स को तंग नहीं। कोबिट का भी जिक्र है। कोबिट में उसने बताया कि एक आईटी का फ्रेमवर्क होता है, जिस तरह देखो आईएफआरएस है ना, तुम्हारा रिपोर्टिंग करने का एक फ्रेमवर्क है, एक लॉ बना हुआ है, एक स्टार्ट पूरा जो है वो फ्रेमवर्क बना हुआ है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बिल्कुल इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में भी जब आप किसी डेवलपर से काम कराते हैं, जब कोई आप चेंजेस करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इस तरह की कोई और चीज करते हैं, तो वहां पर भी आपके पास ये एलिमेंट होता है कि आप किस तरीके से उसको टेकअप करेंगे। सही, एक मिनट दीजिएगा प्लीज मुझे। तो कोबिट बेसिकली फ्रेमवर्क होता है जो हमें ये बताता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीजें और ये सब चीजें हमें जो है वो किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो एक तो आईटी की एक टेक्निकल वाली साइड है, लेकिन जिसमें एग्जामिनर इंटरेस्टेड है वो इंटरेस्टेड वाली साइड है आपकी ई कॉमर्स वाली साइड। क्योंकि ई कॉमर्स यूज्ड टू बी ए बज़वर्ड, लेकिन अब बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर गया है हमारे माशरे में, लोगों में, बिजनेस में। और बिजनेस बगैर इंटरनेट के आप बिजनेस अब सोच ही नहीं सकते। लिटरली आप बगैर इंटरनेट के आप बिजनेस नहीं सोच सकते। आपके घर के पास के करियाने वाले का भी व्हाट्सएप नंबर आपके पास होता है, और वो व्हाट्सएप पे आपको चीजें जो है वो आपसे पूछ लेता है, जो आपको चाहिए आप व्हाट्सएप कर देते हैं, वो बच्चे को भेजता है, बच्चा घर पे आता है, थैली दे के चला जाता है। अब इस हद तक हो चुका है, आप अपने हेयर ड्रेसर के पास भी कॉल करके जाते हैं कि यार फ्री हो, आ जाऊं, टाइम तो नहीं लगेगा, बैठना तो नहीं पड़ेगा, ज्यादा रश तो नहीं है, लोग कॉल करके जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इन सब चीजों ने बहुत ज्यादा पर्टिकुलर कर दिया है कि भाई अब लोगों को आपने इंटरनेट पे जाके अपनी चीज बेचनी है। तो ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास ई बिजनेस आ जाता है, जहां आप जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, या आपके पास ई इंटरमीडियरी आ जाता है। अभी इंटरमीडियरी की क्या एग्जांपल होगी, जैसे दराज, मेरे गुड्स बेचने के लिए वो एक मार्केट प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, करीम। और ई बिजनेस क्या है, मेरी अपनी वेबसाइट है, मेरा अपना गुड्स का सारा स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, मैं उसको जो है वो बेच रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की ऑनलाइन प्रेजेंस है। आप वहां पर आए, गुड्स खरीदें, मतलब अपने चीज़ों को ऑर्डर करें, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कपड़ों के स्टोर्स हैं, खादी का स्टोर आपको ऑनलाइन मिलेगा, आपको जे डॉट की चीजें ऑनलाइन नजर आएंगी, एमटीजे की ऑनलाइन नजर आएंगी। तो ई बिजनेस, ई इंटरमीडियरी, एवरी अदर बिजनेस इज इनटू इट। लोग कहते हैं अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी हुई, अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई बिजनेस की, तो आपकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है, नो वन नोज अबाउट यू। अगर आप गूगल के सर्च इंजन में नजर नहीं आते, या आपका फेसबुक पेज नहीं है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है, यू डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। आपका ब्रांड इंस्टाग्राम के बगैर नहीं है, आपका कंटेंट यूट्यूब के बगैर नहीं है, आपकी प्रेजेंस फेसबुक के बगैर नहीं है, आपकी फॉलोशिप लिंक्डइन के बगैर नहीं है। ये बिल्कुल ई बिजनेस के अंदर हम जो है वो फॉल कर चुके हैं। तो ई बिजनेस और ई कॉमर्स के अंदर माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस को रीडिफाइन किया है। इन्होंने कहा भाई अब बिजनेस इंटरनेट की वजह से ना, इंटरनेट की वजह से कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इसमें जो है वो बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। एक तो बायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो गई है, बहुत ज्यादा बायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो गई है। कैसे हो गई है? सर आपसे सस्ता नहीं मिल रहा, किसी और से ले लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। हमें टीचर सिलेक्ट करना है, हम जाके सी स्टार पे लिखेंगे जी फलाना टीचर सही पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता, नीचे 300 लोग उसका जवाब देंगे, हम डिसाइड करेंगे हमें वो सी टीचर जो है वो ऑप्ट करना है या नहीं करना है। बिल्कुल एक कमोडिटाइज बिजनेस हो गया है, और टीचर को कभी कभी वहां पे आके अपने आप को सेल करना पड़ता है, which is not necessarily wrong. I'm not saying it's something wrong, but it is something which was not done in the past. ये कभी नहीं होता था ऐसा। लेकिन अब हमारी बार्गेनिंग पावर एज अ स्टूडेंट बहुत स्ट्रांग हो गई है। हम डेमो लेंगे, 2-2 महीने तक लेक्चर से एक्सेस लेंगे, देखेंगे अच्छा लग रहा है, फिर पैसे देंगे, वरना नहीं देंगे। जहां हमें समझ आएगा हम वहां ऑप्ट करेंगे।
इंटेंस कंपटीशन हो चुका है, बाकायदा रेफरल प्रोग्राम्स चलते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं मार्केट में जो टीचर्स को रेकमेंड करने के बाद कमीशन चार्ज करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, बहरहाल सारी चीजें होती हैं। क्यों? कंपटीशन बहुत फियर्स हो चुका है, बार्गेनिंग पावर बायर की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत सारे लोग हैं और एंट्री नहीं है ना, बैरियर, एंट्री पे कोई बैरियर नहीं है, इजी एंट्री है। क्वालिफाई हो गए, एक जगह जॉब कर रहे हैं, सैटरडे संडे पढ़ाना शुरू कर दो, चाहे पढ़ाना आता हो या ना आता हो, चाहे स्टूडेंट्स की नफ्स समझते हो या ना समझते हो, पढ़ाना शुरू कर दो। करना क्या है, हैंड आउट डिजाइन करके क्लास में ले जाना है और हैंड आउट से देख के पढ़ाना है, कोई मसला ही नहीं है, ईजी है। लेकिन बहरहाल नहीं चल पाते तो आप बाहर निकल जाते हैं। तो कहने का मकसद कंपटीशन का पर्सपेक्टिव रीडिफाइन हो गया इंटरनेट में बिल्कुल। बायर आपका बार्गेनिंग पावर में हो चुका है, सप्लायर्स आपके बार्गेनिंग पावर में आ चुके हैं, आपका प्रोडक्ट जो है वो कमोडिटाइजेशन के करीब करीब जा रहा है, अनलेस आप कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ना दें। तो यहाँ पे भी कंपटीशन को तोड़ने के लिए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स और यूनिक कैपेबिलिटीज होती हैं। क्या वजह है कि आज रेस्टोरेंट की अपनी वेबसाइट होने के बाद भी लोग फूड पांडा से ऑर्डर करते हैं कि नहीं यार, वैरायटी मिल जाएगी, डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, कभी कभी उसके लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम एंटर हो जाएंगे, कोई हमें ऑफर ऐसी मिल जाएगी, इतनी दफ़ा ऑर्डर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, उतनी दफ़ा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ताज़ा ताज़ा खाना जो है वो वक्त पे पहुंच जाएगा, उनका राइडर होगा वो जिम्मेदार होगा लाने का, नहीं करेंगे तो जी हमें शिकायत के ऊपर रिस्पॉन्स मिलेगा। उन्होंने डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर दी है। अब रेस्टोरेंट पे अपनी वेबसाइट पे चीज 200 की है, फूड पांडा पे 230 की है, लोग 230 वाली चीज लेते हैं कि नहीं यार ये गारंटीड फॉर्म में चीज तो आ जाएगी, रेस्टोरेंट तो पता नहीं किस तरीके से डिलीवर करेगा। फूड पांडा की ऐप पे इतनी वैरायटी है, लोग उसी को प्रेफर करते हैं। क्यों? उन्होंने अपनी एक इमेज, एक स्टैंडिंग, इस तरह की सारी चीजें जो है वो कर ली हैं। होममेड भी सेल होता है फूड पांडा के ऊपर, ठीक है। तो इंटरनेट ने पूरा इस चीज को रीडिफाइन कर दिया, आपकी मार्केट प्लेस का सोचने समझने का तरीका। गाड़ी कोई अपनी नहीं लेकिन करीम इतनी गाड़ियां चलवा रहा है, बाइक किया कि बाइक कोई अपनी नहीं इतनी सारी बाइक्स चलवा रहा है। फिर आप दराज की बात करें, अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं, इतना सामान बेचे जा रहा है। अमेजोन की तो फिर अपनी इन्वेंट्रीज हैं। तो बहरहाल बिल्कुल ही रीडिफाइन कर दिया इंटरनेट ने इस पूरी चीज को। आफ्टर सेल्स रिस्पॉन्स वगैरह ये सब चीजें हो जाती हैं। फिर इंटरनेट से एक एंगल आ जाता है कस्टमाइजेशन का। कस्टमाइजेशन का मिसाल के तौर पर मुझे शेरवानी बनवानी है, मैं गया इंटरनेट पे, मैंने अपनी पसंद का डिजाइन चूज किया, अपनी पसंद का स्टाइल चूज किया, अपनी पसंद का कपड़ा चूज किया, उसको देखा, वो एक मॉडल एआई का मुझे बना के दिखा देगा कि जी ऐसी शेरवानी आपकी नजर आएगी। मुझे समझ आया, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जूतों में बड़ा कॉमन है ये, शूज में आप जाते हैं, अपनी पसंद का डिजाइन सिलेक्ट करते हैं, अपनी पसंद का कलर सिलेक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वेबसाइट पे ही आपको नजर आ जाता है ये जूता कैसा लगेगा। अगर आपका विजुअल अच्छा है तो कस्टमर उसको बाय कर लेता है, और ट्रायल के लिए फिर अगर जाना है तो ट्रायल के लिए जा सकता है, कैसा लग रहा है। हैंडमेड शूज आपके इस तरीके से जो है वो बन जाते हैं। तो कस्टमाइजेशन का एंगल आ गया, दूसरी इस तरह की सारी चीजें आ गई। तो पहले जो आपके इंटरनेट में 4 P's वाला एंगल था, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, वो हो गया जी 7 P's ऑफ मार्केटिंग। कि अब यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइसिंग और प्रमोशन की हद तक बात नहीं है, यहाँ पे आपका फिजिकल एविडेंस एनवायरनमेंट भी है, लोग भी हैं और प्रोसेसेस भी हैं। इंटरनेट की पर्सपेक्टिव से ये चीजें जो है वो अब चेंज हो चुकी हैं, ठीक है ना। आपके प्रोसेसेस कैसे हैं, आपकी वेबसाइट कैसी है, आप प्रोडक्ट कस्टमाइज दे रहे हैं या स्टैंडर्ड दे रहे हैं, आप किस तरीके से उसको प्राइसिंग कर रहे हैं, कैसे उसको प्रमोट कर रहे हैं, कैसे उसकी प्रमोशन हो रही है, उसका फिजिकल एविडेंस एनवायरनमेंट क्या है, लोग कौन से इन्वॉल्व है, प्रोसेसेस कौन से इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें बहरहाल आपके पास जो है वो इस तरीके से इस एम्बिट के अंदर जो है वो आ जाती हैं। तो आपके 4 P's ऑफ मार्केटिंग अब हो गए 7 P's ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो ये फर्दर इवॉल्व हो गया, जो इसके अंदर आपका प्रमोशन वाला एंगल है 7 P's ऑफ मार्केटिंग में, आपका प्रमोशन वाला, प्लेस वाला, प्रोडक्ट वाला, सो ऑन सो फोर्थ, ये वाली जो सारे एंगल्स हैं, इससे एक हमारे पास मजीद चीज इमर्ज होके आई, विच इज 6 I's ऑफ ई मार्केटिंग। क्योंकि देखो अब कन्वेंशनल मार्केटिंग तो बहुत कम होती है, टीवी एड्स के ऊपर, इन चीजों के ऊपर सिर्फ क्रिकेट मैच के टाइम पे लोग जो है वो फोकस करते हैं, देखते हैं। अब आ चुकी है हमारे पास 6 I's ऑफ मार्केटिंग। 6 I's ऑफ मार्केटिंग। सर 6 I's ऑफ मार्केटिंग में हमारे पास क्या क्या सिचुएशन होती है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं किस किस को सर, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंटरएक्टिविटी को, इंटेलिजेंस को, इस सबको वन वन बाय वन में डिस्कस करूंगा। इंटरएक्टिविटी, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन। सर इससे क्या मतलब है, पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी इसको जो है वो बेच सकते हैं,
फिर आता है हमारे पास इंटीग्रेशन, हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, ठीक है, और हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन सर, इंटरएक्टिविटी का क्या मतलब है? इंटरएक्टिविटी का मतलब होता है आपकी वेबसाइट, आप वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है ना, वेबसाइट के ऊपर जितनी ब्राउजिंग करनी है, जो प्रोडक्ट के बारे में आपको पूछना है, देखना है, डिसाइड करना है, कंपेयर करना है, आपने एफएक्यूज पढ़ने हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन का मतलब है वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी बैठ के आप काम कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड आपके ऑर्डर्स आ सकते हैं, जहां से भी बैठ के आप, जो भी आपका एम्बेट हो। यूएस, अमेजॉन यूएस है, यूएस के ऑर्डर्स कैटर करता है, अमेजॉन इंडिया, इंडिया के ऑर्डर्स कैटर करता है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है सर? मेरे सिस्टम्स, इन्वेंट्री सिस्टम वगैरह के साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है, इन सारी चीजों के साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है, इंटेलिजेंट होता है। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब मैं कस्टमाइज करवा सकता हूं अपने कस्टमर को बोल के, एज पर देयर नीड्स, प्रेफरेंसेस, एज पर देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है आ जाती हैं। अब अगला पॉइंट है हमारे पास इंटेलिजेंट, कि सर हमारा ये सिस्टम जो है वो इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट से क्या मुराद है? इंटेलिजेंस से हमारा क्या मतलब है? एक तो बहुत लो कॉस्ट मेथड है, सारी चीजें, लेकिन इंटेलिजेंट क्यों उसको कहा जाता है, और क्या इसके अंदर ऐसी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा एक एंगल प्रोवाइड कर सकती है? देखो, इंटेलिजेंस से हमारे पास रूट क्रिएट होता है बिग डेटा का, या हमारे पास रूट क्रिएट होता है डेटा एनालिटिक्स का। इसके लिए आमतौर पे एक सिस्टम ऑपरेट किया जाता है जिसको कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब यहां पे थोड़ा सा समझना बात है, सही। देखो, जब आपके पास कस्टमर्स हैं, ये आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो आपकी वेबसाइट से इनको कुछ डेटा मिल जाता है। वेबसाइट पे आए, इन्होंने सेल्स ली, परचेजेस की आपकी वेबसाइट से, इनका डेटा आ गया, ठीक है। फिर यही कस्टमर्स बाद में फेसबुक पे जाता है, या मिसाल के तौर पे किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना, एक्सेट्रा। यहाँ पे आप इनको एड्स दिखाते हैं, यहाँ पे आप इनको एड्स दिखाते हैं, इनके बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये जब आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो आप एग्जैक्टली देखते हैं, आए, कहाँ क्लिक किया, किस वर्ड को देखा, किस चीज को पढ़ा, कौन से पेज पे रुके, कहाँ कितनी देर रुके, कहाँ नहीं रुके, और फिर कब चले गए, कौन से पॉइंट पे इन्होंने एग्जिट कर दिया वेबसाइट को, किस पॉइंट पे एग्जिट कर दिया। इनका आपको पता चलता है बाइंग पैटर्न, इनका आपको पता चलता है बिहेवियर। और फिर सर ऐसा डेटा निकलता है जिस डेटा की बेस के ऊपर आप डिमांड प्लानिंग करते हैं। आपकी वेबसाइट है, आपको पता है भाई इस दिन इस प्रोडक्ट की सेल होती है हर साल, इस प्रोडक्ट की नहीं होती है, तो आप डिमांड प्लानिंग कर सकते हैं। डिमांड प्लानिंग के हिसाब से आप इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कब, किस वक्त, किस चीज की कितनी इन्वेंट्री चाहिए। इस इन्वेंट्री से आपकी प्रोडक्शन अलाइन हो सकती है, और इस प्रोडक्शन से आपकी प्रोक्योरमेंट अलाइन हो सकती है। मिसाल के तौर पे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उनको पता है साल के किस दिन इनकी किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ी हुई होती है। कीवर्ड से पता चलता है, ये सारा कुछ कीवर्ड से पता चलता है। आप गूगल से कीवर्ड का डेटा ले लें, गूगल आपको कीवर्ड का डेटा दे देगा, आपको पता चल जाएगा लोग क्या चीज। ये जो कोर्स सेलिंग इतनी ज्यादा हो रही है ना आज पाकिस्तान के अंदर, इसलिए हो रही है क्योंकि हमने कोर्सेज को बहुत सर्च किया है गूगल पे, और यहाँ पे लोगों को पता चला कि यार यहाँ की आवाम तो कोर्सेज ढूंढ रही है, हर चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए कोर्स ढूंढ रही है। इनको कोर्स बेचो, क्यों नहीं बेच रहे, बिल्कुल कोर्स बेचना है। तो भाई ये जो बिग डेटा, ये डेटा एनालिटिक्स है, ये कोई नई चीज नहीं है। रूए जमीन पे इंसान जब से है तब से वो डेटा इस्तेमाल कर रहा है।
तब से वो डाटा इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुम्हें इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था, जब रूए जमीन पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और पहला कत्ल हुआ था, तो उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई को दफनाए कहाँ। उसने उसके लिए एक डाटा पॉइंट यूज किया था। क्या? एक परिंदा था, उस परिंदे ने दूसरे परिंदे को इसी तरीके से मारा और जमीन में जो है वो दफन कर दिया। उसने इस चीज को देखा, उसके पास एक डेटा पॉइंट आ गया कि यार इसने ऐसे किया, मैं भी तो कर सकता हूँ। हम घर से निकलने से पहले मौसम की हाल जो है वो एप्लीकेशन पे देखते हैं जब बारिशों का मौसम होता है। पूरा साल नहीं देखते, लेकिन कराची में जब बारिशों का टाइम होता है हम घर से निकलते हुए देखते हैं। वर्क फ्रॉम होम हो जाता है एक एक महीने का, लोग बारिश के दिनों में बाहर नहीं निकलते। क्यों? आपके पीछे डेटा पॉइंट है, आपने उसकी बेसिस पे डिसीजन कर लिया। बस फर्क ये है कि आज के दौर में जो आपके पास डेटा आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा तेज वेलोसिटी में आ रहा है, और बहुत ज्यादा वैरायटी में आ रहा है। यानी आज अगर मुझे ये पता करना है कि पाकिस्तानियों की गाड़ी के हवाले से क्या प्रेफरेंस है क्या नहीं है, ड्रेस के हवाले से क्या प्रेफरेंस है क्या नहीं है, खाने पीने के हवाले से क्या प्रेफरेंस है क्या नहीं है, आई हैव शिट लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत इंफॉर्मेशन है हमारे पास। काशिफ बस ये इसको रिवाइज करा के मगरिब का ब्रेक दे दूंगा 15-20 मिनट में तकरीबन, ठीक है? तो आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन आ जाती है, और जब ये बहुत इंफॉर्मेशन आ जाती है तो ये डेटा बन जाता है बिग डेटा। हम इस डेटा को क्या करते हैं? हमारा काम क्या होता है? सर हमारी वेबसाइट से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, सर्वे से, इन जितनी चीजों से हमारे पास डेटा आता है, हम उस डेटा को क्या करते हैं? हम उस डेटा को करते हैं कलेक्ट, उसको करते हैं अरेंज, जिसको आप कहते हो स्ट्रक्चर करना, ठीक है? स्ट्रक्चर करके हम वहां से पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद हम अपनी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग प्लस डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग प्लस डिसीजन मेकिंग। ये प्लानिंग प्लस डिसीजन मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है ये कहलाता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स मेरे भाई और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। लेकिन इतनी ज्यादा वैरायटी में डेटा है हमारे पास, इतनी ज्यादा वैरायटी में है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, हर चीज लिखी जा रही है इंटरनेट के ऊपर, आप जो कर रहे हैं लिखा जा रहा है। अभी गूगल पे कुछ टाइम पहले कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई थी, तो सुंदर पिचाई से यही पूछा गया था कि भाई ये सेनेटर यहाँ बैठा है, ये जज यहाँ बैठा है, ये अगर उठ के मेरे पास आएगा चल के, तो क्या गूगल को पता चलेगा? तो उसके ऊपर सुंदर पिचाई ने सही जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा था देखिए अगर उन्होंने इन चीजों से अग्री किया तो पता चलेगा, नहीं एग्री किया तो नहीं पता चलेगा। वो टर्म्स एंड कंडीशंस हमसे अग्री कराते हैं ना, हर चीज का एक्सेस ले लेते हैं। तो वो कह रहे हैं इतने छोटे से कमरे में एक जज उठ के वहां से उठ के मेरे पास आके बैठ रहा है, तो भी गूगल को पता चल रहा है। इतना ज्यादा हम जो है वो प्राइवेसी लेस हो चुके हैं। हर चीज हमारे फोन की वजह से इनको पता चलती है। हम जो बात करते हैं हमें उसका एड्स नजर आते हैं। ये बहुत प्रूवन और गिवन बात हो चुकी है, अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है। तो ये डेटा एनालिटिक्स की वजह से हो रहा है। कंपनीज ये डेटा एनालिटिक्स की मदद से बनाती हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम के लो, मैनुअल भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऑटोमेटेड हो। इसको कहते हैं सीआरएम। ये डेटा एनालिटिक्स की ही एक आउटपुट है, उसका ही एक डेरिवेटिव है। इससे क्या होता है सर? इससे हम कस्टमर की बाइंग हैबिट्स को समझते हैं, हम उनकी प्रेफरेंसेस को समझते हैं, हम उनसे फीडबैक लेते हैं, हम उनसे इंटरैक्ट करते हैं, हम उन्हें एड्स दिखाते हैं ताकि वो हमसे रिपीट सेल्स करें, रिपीट सेल्स के लिए लेकर आते हैं, और हम अपने सिस्टम को उनके लिए इंडिविजुअलाइज करते हैं। जैसे आप वेबसाइट पे आए, वेबसाइट ने आपके नाम से आपको हाई ग्रीट किया, हेलो ग्रीट किया, आप कहते हैं अरे यार ये पहले से हमारी चीजें जो है वो यहाँ पे सेव हुई हुई है। इंडिविजुअलाइज करते हैं उसको, पूरे तरीके से हम परसुएट करते हैं कि हमारी चीज को खरीद लिया जाए, हमारी चीज यहाँ से जो है वो खरीद ली जाए। पूरा पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग होती है इसके पीछे। आपके पास कस्टमर्स का डेटा आता है, आप एनालाइज करते हो कौन सी एज का, कौन से डेमोग्राफिक का, कौन से ज्योग्राफिक का, कौन से बिहेवियर का कस्टमर मेरी चीज बाय कर रहा है, कौन सी ऐसी चीजें जहां कस्टमर को गलतियां लग रही हैं, जहां पे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत है।
कौन सी इन्वेंट्री है जो मेरी एक्सेस पड़ी हुई है, जो कस्टमर लेने इस टाइम पे नहीं आता, कौन सी इन्वेंट्री है जो एक्सेस नहीं है, जिसकी जरूरत पड़ जाएगी इस महीने में, उसका स्टॉक रखना चाहिए, उसको पाइल अप करना चाहिए। जैसे क्रिसमस के आसपास, हैलोवीन के आसपास जो इस तरह के सारे मौके होते हैं, इस वक्त कौन सी चीज बिकेगी, कौन सी चीज नहीं बिकेगी, ये सारा बिग डेटा से होता है। तो बिग डेटा इटसेल्फ कोई नई चीज नहीं है, इट्स एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी व्हिच वी यूज्ड टू डू इन द पास्ट एज वेल। वी हैव बीन डूइंग सिंस द डे वी आर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। जब से हम रुए जमीन पे हैं तब से हम ये सब कर रहे हैं, डेटा पॉइंट्स की बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। सो इट्स नथिंग न्यू, इट्स नथिंग लाइक कि वो हमें नहीं आता, इट्स नथिंग लाइक दैट। कंप्लीटली ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन इसको करने का एक अंदाज नया हो गया। आप वेबसाइट पे जाएंगे, कस्टमर स्टडी होगा, फेसबुक पिक्सल्स अगर इंटीग्रेट हुए हैं तो जो बंदा मेरी वेबसाइट पे आया उसी को फेसबुक पे मेरा ऐड भी दिखेगा। अब मुझे पता है कि जिस साल के कौन से दिनों में मेरी ऐड से रिजल्ट आता है, कौन से साल के दिनों में मेरी ऐड से रिजल्ट नहीं आता है, कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, कौन सा नहीं बिकता है। तो मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ, हर चीज अंडरस्टैंड करने के बाद, हर चीज को समझने के बाद टारगेटेड सेल्स करता हूँ, टारगेट प्रमोशंस चलाता हूँ, टारगेट डिस्काउंट्स देता हूँ। इससे आप टारगेटेड प्रमोशंस करते हैं और टारगेटेड डिस्काउंट्स देते हैं। फिर कस्टमर्स को समझने के बाद, अगर आपके कस्टमर्स यंग हैं, नए हैं, तो फिर यहाँ पे किया जाता है क्या? फिर कस्टमर्स अगर आपके समझे में, तो फिर आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ये सारी चीजें की जाती हैं। वो इंडिया के अंदर बड़ी एक जबरदस्त केस स्टडी है। वो पोलियो के ऐड में अमिताभ बच्चन जी आते थे, लेकिन कोई भी पोलियो को सीरियसली नहीं लेता था। फिर उन्होंने डेटा निकाला, उन्होंने कहा यार कौन सी उम्र का आदमी ये ऐड देखता है? सारे वो देखता है जिसके बच्चे पोलियो की कतरे की उम्र जितने हो गए। तो ऐसे आदमी की एवरेज एज क्या है इंडिया में? अच्छा, ये एवरेज एज है, सही है। इसने अमिताभ बच्चन को कब देखा है? फलाना टाइम पे देखा है। तो अमिताभ बच्चन की कौन सी मूवीज देखी हैं? वो मूवीज देखी हैं जिसमें उन्होंने बड़ा वो जो है वो जोश और वलवले और फाइटिंग वाले मोड में देखा है। तो इन्हें तो अमिताभ बच्चन की सख्त एटीट्यूड की आदत है। वो प्यार से आके ऐसे हाथ जोड़ के पोलियो का बोलेगा तो थोड़ी बच्चों को पिलाएंगे। फिर उन्होंने ऐड रन किया जिसमें अमिताभ बच्चन ने आके बाकायदा सख्ती से बोला कि आपको समझ में नहीं आ रही है बात, ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं कर। तो वो एक पुराना जो आपका एक मेंटल एफिलिएशन था उस एक्टर के साथ, वो दोबारा से क्रिएट हुआ कि नहीं जी, अमित जी बोल रहे हैं, जो वहां पे एक अंदाज है बोलने का, अमित जी बोल रहे हैं तो जी ये करना पड़ेगा। शूट कर गई थी पोलियो की अडेप्टेबिलिटी वहां पे इस एड मेकिंग के बाद। क्या किया उन्होंने? डेटा स्टडी किया ना पूरा, कि जो सुन रहा है उसको क्या सुनने की आदत है अमिताभ बच्चन से, जो इवेल्युएट कर रहा है उसकी एज क्या है, डिसीजन मेकिंग घर में कौन लेता है ऐसी चीजों की, किस उम्र के लोग इस तरह के डिसीजन, दादा दादी लेते हैं डिसीजन पोलियो कतरे पिलाने या नहीं पिलाने, ज्यादातर वहां पे दादा दादी लेते थे। तो दादा दादी ने तो अमिताभ बच्चन को शहनशाह में और सत्ते पे सत्ता में और कालिया में और इस तरह की मूवीज में देखा है, नसीब में और इस तरह की मूवीज में देखा है। तो वही बिहेवियर अमिताभ बच्चन का दिखेगा तो उन पर असर होगा, वरना नहीं होगा। ये बहरहाल आपकी पूरी एक चेन थी जो डेटा के थ्रू रियलाइज की गई थी। ठीक है, अच्छा जी, अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। चलें जी, हमने अजान का ब्रेक लिया था। तो इन अ नट शेल, ये सारी डेटा एनालिटिक्स और इस पूरी एक्सरसाइज से, बिग डेटा से हमें क्या फायदा होता है? हम सेल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हैं, उनके बिहेवियर्स को स्टडी कर सकते हैं, क्या चीज़ ट्रेंड में है, प्रेफरेंस में है, इसको स्टडी कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन मॉडिफाई आवर प्रोडक्ट्स एज वेल, मॉडिफाई द प्रोडक्ट्स एज पर देयर नीड्स। जितना डेटा आपके पास स्ट्रक्चर्ड या रिफाइंड फॉर्म में होगा, उतनी डिसीजन मेकिंग आपकी सॉलिड होगी, उतनी स्ट्रैटेजी आपकी इफेक्टिव होगी, उतनी सेल्स आपकी प्रॉफिटेबल होंगी, उतना ज्यादा आप अपनी कॉस्ट को, एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकेंगे, ऑप्टिमाइजेशन ला सकेंगे पूरे प्रोसेस के अंदर। तो आपके पास एग्जाम में अगर कोई सवाल आता है और वो बिग डेटा के बेनिफिट्स के बारे में पूछता है, या पूछता है कि भाई कंपनी को बिग डेटा के बारे में कैसे, बिग डेटा से कैसे फायदा होगा, डेटा एनालिटिक्स से कैसे फायदा होगा, तो आप उसके प्रोडक्ट को उठाओ, प्रोडक्ट को समझो क्या बेच रहा है, किस कस्टमर को बेच रहा है, कनेक्ट करो सिनेरियो के साथ, डिटेल्स यूज करो सिनेरियो की, और ये सारी बातें मेंशन कर दो। कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो का होगा, पॉइंट्स ये वाले होंगे। आप बता दें जी बिग डेटा से ये फायदा होता है, डेटा एनालिटिक्स से ये फायदा होता है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, इस तरीके से पूरी चीज को जो है वो मेंशन किया जा सकता है। ठीक है भाई, समझ में आया? बिग डेटा, 6 आईज ऑफ ई मार्केटिंग, आपका आईटी वाला एरिया, ई कॉमर्स,
कोई सवाल किसी का, मैंने एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया है, जाहिर है बहुत डिटेल में तो आप नहीं इसको जो है वो एट द मोमेंट कवर कर सकते, लेकिन इतना दे दिया कि एटलीस्ट हम सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम मगरिब का ब्रेक करके फिर सवाल के ऊपर आ जाएं, ऐसा कर लें, अगले सेगमेंट में इसके सवाल सॉल्व करते हैं, अभी मगरिब का ब्रेक कर लेते हैं।